आप सभी का स्वागत अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और हम लोग 15 मिनट के शो के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। प्रश्न तो महत्वपूर्ण होगा, इसका विश्लेषण भी शानदार होगा। और ये कक्षा बीपीएससी खासकर एडीओ के लिए है, सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए। तो चलिए बिना विलंब के इस सेशन को हम प्रारंभ करते हैं। और पहला जो प्रश्न आपके सामने है, पहला प्रश्न जो है वह यह है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे। स्टेटमेंट 1 है कि समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। और कूट आपको देखना है कि जो है 1, 2 और 3 की जो है 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 की 2, 3 और 4 और डी में आपका 3 और 4 कौन सा शब्द अंगीकृत भारत प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें आपका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये नहीं थे, यानी 1, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा विकल्प ए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 इसमें सम्मिलित नहीं थे। 1, 2, 3 सम्मिलित इसमें नहीं थे, यानी विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए और वह शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। अखंडता शब्द ऐड किए गए, तो यानी ये 3 शब्द नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। गणराज्य था भारत, और इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहते हैं। यदि प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहते हैं। संविधान का आत्मा हम कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और आत्मा कहा गया ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। विश्व में सबसे पहले प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत अमेरिकी संविधान से होती है। विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत जो है, सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत जो है अमेरिकी संविधान से होती है। प्रस्तावना की शुरुआत जो है, शुरुआत किस देश के संविधान से हुई? तो सर्वप्रथम प्रस्तावना की शुरुआत जो है यह जो हुई यह अमेरिका से हुई, यूएसए से हुई। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी आपका बनेगा कि संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो विकल्प आपका ये इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 शब्द नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में नहीं था। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल करेगी। इसमें संविधान के लक्ष्यों, उद्देश्यों और आदर्शों का प्रतिबिंबन होता है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, यानी इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो चूंकि भारत गणराज्य है और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना। तो यहाँ पर संवैधानिक प्रमुख हैं राष्ट्रपति, उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, यानी शासन आनुवांशिक नहीं होगा। तो राज्य के लोगों को जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन कौन सा सही है? संविधान संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही आपका उत्तर हो जाएगा? तो इसमें भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 इसमें नहीं होगा, यानी विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यह प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसको प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, और संविधान सभा की मंजूरी मिली 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा की मंजूरी मिली। संविधान सभा की मंजूरी मिलेगी
इस उद्देश्य को संविधान सभा की मंजूरी मिली, संविधान सभा की मंजूरी मिली और इसका प्रारूप तैयार किया गया BN राव के द्वारा। मंजूरी प्राप्त हुई और इसका प्रारूप किसके द्वारा, यदि पूछा जाए कि जो है प्रारूप, इस उद्देश्य प्रस्ताव का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो प्रारूप संवैधानिक सलाहकार जो है, संवैधानिक सलाहकार जो है प्रारूप BN राव के द्वारा तैयार किया गया। BN राव के द्वारा जो है तैयार किया गया था प्रारूप किसके द्वारा। तो रही बात 4, इसमें सही नहीं है कि राज्य के मुखिया को लोग जो है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से जो है, राज्य के मुखिया को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है यह इनडायरेक्ट होता है और एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, इससे पहले महत्वपूर्ण BPSC AEDO जो है सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच प्रारंभ कर रहा है ऑफिसर्स एकेडमी, और इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट मिलेगा। बिल्कुल इसको 0 लेवल से पढ़ा जाएगा, बोर्ड PDF इसमें मिलेगा आपको, 15 टेस्ट भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। अगला प्रश्न है कि आपको 1 से 2 को सुमेलित करना है और इसमें सूचियों को नीचे दिए गए कूट के सहारे सही उत्तर का चयन करना है। 76 जो है यह प्रावधान करेगा भारत के महान्यायवादी को, इसमें लिखते हुए होना चाहिए, यानी 3 हो जाएगा, यानी 76 यह भारत के महान्यायवादी को। 148 आपका है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी 1 हो जाएगा। फिर से अगर 75 एक बात करें तो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, यह करेगा केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है, और यह जो है 4 हो जाएगा इसमें। और जो है 131 में आपका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार दिया गया है, यानी इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा यह 3142 हो जाएगा। 3142 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा, विकल्प 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। रही बात ये आपसे पूछा है कि जो है बिल्कुल राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी और वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होता है और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से जो है यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति यह उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति। जबकि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यह राष्ट्रपति न केवल इनकी नियुक्ति करते हैं बल्कि शपथ भी दिलाने का काम किया जाता है। तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह उत्तरदायी होती है। और यह प्रावधान कहां से लिया गया है, तो यह प्रावधान आपका ब्रिटेन से लिया गया है, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनेंगे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है कि सरकार की आलोचना करता है। क्या सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इसमें जो आपका दिया गया कथन 1, 2, 3 और 4 में, इसमें 1 और 2 है, यानी नागरिकता खो देगा यदि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, वह स्वेच्छा से अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है, यानी 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यानी विकल्प 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। केवल 1 और 2 होगा इसका, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह केवल 1 और 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा। रही बात की, यदि बात किया जाए तो नागरिकता का उल्लेख जो है, नागरिकता का उल्लेख जो है यह भाग 2 में किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता का उल्लेख किया गया है।
और किस तरह की भारत में नागरिकता अपनाई गई है? तो एकल नागरिकता को अपनाया गया है। एकल नागरिकता को भारत ने अपनाया है, जबकि शासन व्यवस्था यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देश में बंधुता और भाईचारा को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता को अपनाया गया है। और एकल नागरिकता यह कहाँ से लिया गया है? तो यूके से लिया गया। इसको एकल नागरिकता को ब्रिटेन से लिया जाएगा, ब्रिटेन से लिया जाएगा। ब्रिटेन से सिंगल सिटीजनशिप को लिया गया है। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो नागरिकता के संबंध में जो है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो यह कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। और संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया। यानी किस वर्ष नागरिकता अधिनियम को पारित किया जाएगा? तो संसद के द्वारा वर्ष 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया संसद ने। 1955 में नागरिकता अधिनियम को पारित किया। नागरिकता अधिनियम को पारित किया और समय समय पर इसमें, हाँ, नागरिकता अधिनियम को पारित किया और समय समय पर इस पर संशोधन भी किया गया। नागरिकता अधिनियम को संसद के द्वारा पारित किया और समय समय पर संशोधन भी इसमें किया गया है। समय समय पर संशोधन भी किया गया है, नागरिकता में संशोधन किया गया है। और पिछला जो लास्ट था यह 2019 में था, 19 में था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति तत्व में नहीं है? तो पहले तो यह भी देखना है कि क्या इसमें नहीं है, क्या इसमें नहीं है। तो इसमें, हाँ, राज्य के नीति तत्वों में नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करे कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन प्राप्त हो। विकल्प बी है कि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार हो। अस्पृश्यता का उन्मूलन, कि काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहे। तो इसमें आपका विकल्प सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत का उन्मूलन हो जाएगा। रही बात कि इसका प्रावधान किसमें है, तो इसका मौलिक अधिकार में प्रावधान किया गया, डीपीएसपी में नहीं, बल्कि इसका प्रावधान मौलिक अधिकार में किया गया, मौलिक अधिकार में किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है। अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है, छुआछूत का निषेध किया गया है, अस्पृश्यता का निषेध है, अस्पृश्यता का निषेध है, यानी छुआछूत का निषेध किया गया है। और संसद ने, हाँ बिल्कुल, हाँ, जो है 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया था। संसद ने किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया? तो संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया जाएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को पारित किया, अपराध अधिनियम को पारित किया और 1976 में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण बना दिया गया। किस वर्ष इसको नागरिक अधिकार संरक्षण बना दिया गया या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया? तो 1976 में इसे, 1976 में इसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। सिविल या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। अधिकार संरक्षण अधिनियम इसको बना दिया गया। संरक्षण अधिनियम इसको बना दिया गया, अधिनियम बना दिया गया। तो यह 1976 का वर्ष याद रखिएगा कि किस वर्ष जो है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया या सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। तो यह वर्ष 1976 में। और इसका उल्लेख फंडामेंटल राइट में, यानी भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया, भाग 3 में है, 3 में इसका उल्लेख किया गया है। समता का अधिकार जो पहला मौलिक अधिकार है उसी के अंतर्गत इसका किया गया है। जबकि डीपीएसपी यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में है? तो इसका भाग 4 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति क्या है? आदर्श स्थिति क्या है? एक प्रधान दल व्यवस्था का होना,
कि द्विदलीय व्यवस्था का होना, जैसा कि ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, एक दलीय व्यवस्था का होना कि बहुदलीय व्यवस्था का होना, तो बहुदलीय व्यवस्था का होना यह भारत का उदाहरण है। द्विदलीय का उदाहरण यदि कहा जाए, यह भारत का उदाहरण जो है, बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पर भारत में है, जबकि इसकी अगर द्विदलीय व्यवस्था की हम बात करें तो यह यूके में है, यूएसए में है, द्विदलीय व्यवस्था यहाँ पर विद्यमान है। तो यह जो आदर्श स्थिति होगी, यह जो आदर्श स्थिति होगी, यह द्विदलीय व्यवस्था होगी। द्विदलीय व्यवस्था का होना आदर्श स्थिति है संसदीय शासन व्यवस्था में। चूंकि इसमें जो है बहुदलीय व्यवस्था में यह दिक्कत होती है कि सरकार अस्थायी नहीं रह पाती है, नहीं रह पाती है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इससे पहले महत्वपूर्ण कि बीपीएससी एडीओ सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया जा रहा है, और यह बैच आपका स्टार्ट होगा 3 सितंबर 2025 से, और इसमें आपको मिलने जा रहा है लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वह भी अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा, विशेषज्ञों के द्वारा यह कक्षा संचालित की जाएगी, और इसमें 15 टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। संघीय व्यवस्था में संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना गया है। संघीय व्यवस्था में जो है संघीय शासन व्यवस्था भारत में अपनाया गया है, और यह मॉडल हमने जो अपनाया वह कनाडा का मॉडल अपनाया, यानी मजबूत केंद्र की यहाँ पर स्थापना की गई है। मजबूत केंद्र की स्थापना की है, पहले से अनुभव लेते हुए मजबूत केंद्र की स्थापना की गई है। तो इसमें संविधान का संतुलन चक्र किसे बनाया गया? संविधान का संतुलन चक्र तो यह विधायिका तो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है लागू करती है, प्रेस चौथा स्तंभ है, इसमें आपका हो जाएगा न्यायपालिका को, यह मौलिक अधिकारों का रक्षक और संविधान का संतुलन चक्र भी है न्यायपालिका, और सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति भी मिली हुई है, यानी विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है, और यह जो है संविधान सम्मत नहीं होने पर क्या उसे कर देगी? निरस्त कर देगी। तो विकल्प सी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह विकल्प सी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। और संघात्मक शासन भारत ने कहां से अपनाया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को भारत ने कनाडा से अपनाया है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है, और यह संघ आपका जो है लैटिन भाषा के संघ शब्द जो है, संघ शब्द जो यह है, यह लैटिन भाषा का फोएडा शब्द से बना है। लैटिन भाषा के यह जो है फोएडस शब्द से बना है। फोएडस शब्द से बना है, और जिसका अर्थ होता है समझौता। राज्य और केंद्र के बीच में इसका अर्थ क्या होता है? समझौता होता है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में न केवल 2 स्तर की सरकारें होती है, बल्कि संघीय शासन व्यवस्था में जो है विषयों का जो है विभाजन होता है, यानी इसमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के लिए इसमें संसद आपका अधिकृत है कि राष्ट्रपति की लोकसभा अध्यक्ष की प्रधानमंत्री? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद, चूंकि यहाँ पर केंद्र और राज्य में समन्वय बना रहे, इसके लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है, और इसका उल्लेख किया गया है संविधान के अनुच्छेद 263 में। और संसद इसमें हो जाए कि राष्ट्रपति की लोकसभा अध्यक्ष के प्रधानमंत्री, तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति तो एग्जीक्यूटिव हेड है, या वित्त आयोग का गठन करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन इनके द्वारा किया जाता है। SC/ST आयोग का भी गठन इनके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति और यह संवैधानिक प्रमुख है, उत्तर आपका हो जाएगा। इस विकल्प का जो सही उत्तर हो जाएगा यह राष्ट्रपति हो जाएगा। और राष्ट्रपति हमारे देश में क्या है? संवैधानिक प्रमुख हैं। और अनुच्छेद 53 यह कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 53 यह कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति जो होती है, संघ की कार्यपालिका शक्ति यह जो होती है, यह राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में ये देश की एकता, अखंडता और दृढ़ता का प्रतीक है। तो राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अगला प्रश्न आपका है कि स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा की गई है?
एक बार, 2 बार की 4 बार कभी नहीं। तो जहां तक वित्तीय स्थिति की बात है, यानी यह जो है इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है, तो इसको कभी नहीं लागू किया गया है। वित्तीय आपातकाल को कभी लागू नहीं किया गया, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका उल्लेख वित्तीय आपातकाल का उल्लेख संविधान के वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है आपातकाल का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में है और यह एक बार भी नहीं लागू किया गया है। अगर लागू कर दिया तो संसद में 2 माह के भीतर इसको मंजूरी प्राप्त होनी, यानी संसद की मंजूरी की जहां तक बात है, संसद की मंजूरी मिल जानी चाहिए। तो इसमें 2 महीना याद रखिए, संसद की मंजूरी से मिल जानी चाहिए। कितने महीने में? 2 माह में संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। 2 माह में संसद की मंजूरी प्राप्त हो जानी चाहिए। और इसका उल्लेख किया गया, यानी राष्ट्रपति को 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है और इसको युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन की बात करें तो यह 356 में है, यानी राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। इसमें किस तरह का आपातकाल है? राष्ट्रीय आपातकाल, और इसको 3 बार लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल को कितना बार लागू किया? 3 बार। और 356 में राष्ट्रपति शासन है जो 100 से अधिक बार राज्यों में लगाया जा चुका है। इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। यह 100 से अधिक बार इसको लगाया जा चुका है। 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न आपका है कि जो है, अगला प्रश्न आपका जो है, अगला प्रश्न जो है इससे पहले महत्वपूर्ण है कि ऑफलाइन बैच बीपीएससी के द्वारा एडीओ का सहायक शिक्षा पदाधिकारी का स्टार्ट हो रहा है आपका जो है 8/9/2025 से, और यह नया टोला केंद्र पर संचालित, इसको नया टोला केंद्र पर संचालित किया जा रहा है। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जहां तक बात है, यह संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में, कि वित्त विधेयक के संदर्भ में, कि साधारण विधेयक के संबंध में, कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में, तो यह बैठक होती है संयुक्त बैठक की। जहां तक बात करें तो यह साधारण विधेयक के संदर्भ में होगी। किसके संदर्भ में इसका आयोजन किया जाएगा? तो यह साधारण विधेयक के संदर्भ में। साधारण विधेयक के संदर्भ में ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है साधारण विधेयक के संदर्भ में, और अब तक यह 3 बार बुलाया गया। अब तक जो है ज्वाइंट सेशन कितना बार बुलाया गया है? अब तक 3 बार इसको बुलाया गया है। 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा होती है। अध्यक्षता किसके द्वारा होती है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है इस सेशन की अध्यक्षता की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति देखते हैं, राष्ट्रपति संसद द्वारा महाभियोग के हटाया जा सकते हैं, पारित किया गया है। उपस्थित मतदान साधारण बहुमत से, उपस्थित मतदान के 2/3 बहुमत से, कि सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से। तो विकल्प आपका सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यह सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो सौंपेंगे यह राष्ट्रपति को सौंपेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उसकी तत्काल सूचना किसको दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। अध्यक्ष को दी जाती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा तो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यह मनोनीत करें कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और यह क्षेत्र होगा साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया था। अनुच्छेद की बात होगी तो यह अनुच्छेद 81 में इसका प्रावधान किया गया है और यह आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। और इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा कि मंत्रिमंडलीय शासन मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किसको होता है? तो यह अधिकार जनता को, कि संसद के प्रधानमंत्री को, कि राज्यसभा अध्यक्ष को। तो यह अधिकार प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को। चूंकि यह समानों में प्रमुख है और इनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करता है, तो विकल्प सी आपका
करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री को समानों में प्रमुख भी कहा जाता है, इनको समानों में प्रमुख भी कहा जाता है। इसका मतलब यह होगा कि सभी मंत्री समान है, जिसमें प्रमुख कौन है, तो इसमें प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाएंगे, प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो चलिए इसी के साथ ही आपका सेशन एंड होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।